हिंदुस्तान अखबार 24 मई 2026। आपदा में अवसर के दिन। लेखक शशि शेखर का वर्ष 1576। राणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई हारकर मुट्ठी भर भरोसे के साथ जंगलों में भटक रहे थे। सिसोदियों के दुर्गों पर अब मुगल ध्वज लहरा रहे थे और समूचे राजपूतों ने मनोबल चूर चूर हो चुका था। निराशा के उस गहन गर्त में 2 वर्ष बाद अचानक उम्मीदों की किरण फूटती नजर आई। राज्य के कोषाध्यक्ष भामा शाह के भाई ताराचंद के रावत भाटा के घने जंगलों में घूम गांव चूलिया में राणा प्रताप से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ितों से संचित पारिवारिक धन राणा के चरणों में रख दिया। यह रकम इतनी अधिक थी कि इससे 25,000 सैनिकों की 12 वर्षों तक भरण पोषण किया जा सकता है। राणा लड़ाई हारते रहे, मनोबल नहीं टूटा। इसी धन से उन्होंने दोबारा सेना खड़ी की और देखते देखते हुए राज्य का अधिकार हिस्सा फिर हासिल कर लिया। किसी परिकथा जैसी सम्मोहक इस कहानी में गहरा सबक छिपा था। सत्ता और समाज अगर मिलकर काम करे तो असंभव से भी 2 हाथ किए जा सकते हैं। हालात कैसे हैं यह जानने के लिए सिर्फ ये चंद उदाहरण काफ़ी है। लगभग 3 महीने तक थाम कर रखे गए पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। थोक महंगाई 8.5% तक जा पहुंची। सरकारी आंकड़ों में खुदरा महंगाई की दर कुछ भी हो, लेकिन दूध, फल, सब्जी और किराने के बिल बढ़ने लगे। इसके अलावा तमाम लोग धंधे लागत बढ़ने और आमदनी घटने की शिकायत कर रहे हैं। रोज़ कुआं खोद कर पानी पीने वाले के लिए यह खबर सत्रांश लेकर आई। हकीकत बताने के लिए फिरोजाबाद से लेकर चलता हूँ। यहाँ कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए लगभग 200 इकाइयाँ हैं। इनमें 3 लाख के करीब मजदूर काम करते हैं। चूड़ी उद्योग का कुल कारोबार सालाना 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। खाड़ी की लड़ाई से उनका निर्यात ठप्पा पड़ गया और पीएनजी में कोटे में कमी से उत्पादन का भी प्रभाव पड़ा। इस 2 तरफा मार की वजह से व्यापारियों में 22% उत्पादन बंद करने की घोषणा की, लेकिन जिला प्रशासन के समझाने के बाद ये फैसला आया कि 30 मई तक टाल दिए जाए। समूचे देश में ऐसे हजारों घटनाएं और मजबूरियां इकाइयां हैं जो या तो इस जड़ी बूटी का ताप या शिकार बन गई या बनने जा रही हैं। हालात और बिगड़े तो हम कोविड से पलायन और कंदरन देखने के लिए अभिशापित हो सकते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। मोदी चाहते हैं कि साल भर तक भारतवासी विदेश यात्राओं और सोने की खरीद से दूर रहे। हॉर्मुज बाधित होने से देश में पेट्रोल और पदार्थों के साथ यूरिया के कमी की आशंका बलवती हो उठी है। कुछ यूट्यूबर प्रवाद फैला रहे हैं कि कम वर्षा और खाद का अभाव भूखमरी के हालात जान सकते हैं। तय मानिए कि ऐसा नहीं होगा।
कोविड काल से ही मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को प्रति माह पेट भरने का अनाज मुहैया करा रही है। इसे जारी रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है। प्रधानमंत्री ने सोना ना खरीदने की सलाह दी ताकि विदेशी मुद्रा बच सके। हम सोने के आयात को रोककर भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। सरकारी आंकड़े गवाह करते हैं कि भारत में आम नागरिकों के पास लगभग 25,000 टन सोना यूं ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा धार्मिक संस्थानों की तिजोरियों में बड़ी मात्रा में सोना है, चांदी है और आभूषण भी मौजूद हैं। भामा शाह की कहानी से सबक लेकर हम इस सुसप्त संपदा का सदुपयोग कर सकते हैं। वर्ष 1996 में देवगौड़ा सरकार विशेष आयात लाइसेंस और 2015 में मोदी सरकार स्वर्ण मुद्राकरण योजना लेकर आई थी। इन योजनाओं से खजाना जरूर भरा, लेकिन तमाम आलोचनाएं भी हुई थीं। उस दौरान हमने आई कमियों को दूर कर अन्य कोई योजना सीमित समय के लिए लागू की जा सकती थी। भारत के प्रमुख ज्वेलर्स संगठन रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJPEC ने सरकार के सुझाव दिया है कि वह जन भागीदारी से बुलियन बैंक की स्थापना करें। इससे सोना के आयात पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। हमारे स्वर्ण संबंध ज़रूरतों में झटका नहीं लगेगा। पेट्रोल पदार्थों का संकट और उससे जनित समस्याएं भी आती रही हैं। इससे निपटने का अकेला उपाय यही है कि हम तेल पर अपनी निर्भरता कम करें। इस बला से निपटने के लिए सन 1950 के दशक में कोल गैसिफिकेशन का विचार उभरा था। कहा गया कि हमारे पास तेल और गैस भले ना हो, लेकिन कोयला प्रचुर मात्रा में है। इससे गैस बनाई जाए और इसका इस्तेमाल तेल के उपयोग को कम करने के लिए किया जाए। बाद के दशकों में बायोगैस और सौर ऊर्जा का भी चर्चा हुई थी। इस दिशा में कुछ काम अवश्य हुए हैं, लेकिन भारतीयों की ज़रूरतों के आकार सुरसा के मुंह की तरह हैं। इसे पूरा करने के लिए अनेक प्रयासों की ज़रूरत हुई है, लेकिन हम अर्धसत्य जी रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ। हमें अक्सर कहा जाता है कि ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, लेकिन उनकी हालत दयनीय है। हिंदी पट्टी के शहरों से नगरीय बस सेवाएं दम तोड़ रही हैं। उनकी जगह प्रदूषण और जाम फैलते तिपहिए अथवा ई-रिक्शा आ गए हैं। लेकिन कुछ महानगरों में मेट्रो का अवतरण अवश्य हुआ है, लेकिन वे शहरों के फैलाव के हिसाब से नाकाफ़ी हैं। पिछले दिनों हमारे एक वरिष्ठ संपादकीय सहयोगी को ऑफिसर के घर जाते वक्त एक गाड़ी वाला टक्कर मार गया। उन्होंने गंभीर चोटें लगीं। बाइक का खतरनाक इस्तेमाल का मजबूरी है, क्योंकि उनके आवास और 30 किलोमीटर दूर तक स्थित कार्यालय के बीच कोई परिवहन साधन 24 घंटे में मौजूद नहीं है। यह दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र काल का है। मझोले शहरों से महानगर बंदिश शहरों से के हालात तो और मजबूर हैं। ऐसे में जब महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं और नौकरशाहों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने का स्वांग रस्ते देखता हूँ तो हंसी आती है।
हमें ऐसे कौतुक की जगह दीर्घकालिक योजनाओं पर तत्काल युद्ध गति से काम करना शुरू करना होगा। याद रखें, कोविड के समय भी ऐसी बहसें हुई थीं, लेकिन हॉकी स्टिक रिकवरी के जोश में हम फिर से होश भुला बैठे। इस मौजूदा आपदा को अक्सर हम तभी तब्दील किया जा सका जब कार्य सिद्धि तक हमारा होश और जोश दोनों कायम रहे। अगला लेख है चंद्रकांत सिंह का, अफ्रीकी औरतों के लिए मिसाल बनी फातिमा। पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश है सिएरा लियोन। हीरा, सोना, बॉक्साइट और रूटाइल जैसे बेशकीमती खनिज संपदा से भरपूर। शायद इसलिए यह अपने औपनिवेशिक ताकतों के निशान पर रहा है। सन 1961 में जाकर इसे अंग्रेज़ों से नियाज़ से आज़ादी मिली। ग्रेट ब्रिटेन ने इसे जमकर लूटा। नतीजतन स्थानीय लोग अशिक्षित, अकुशल और गरीब रह गए। इस सिएरा लियोन के कोनों में ज़िले में फातिमा पैदा हुई। माँ स्थानीय थीं मगर पिता गाम्बिया के थे। आज से 45 साल पहले एक मुस्लिम परिवार में जन्मी फातिमा की गृहिणी थी और पिता खनन कारोबारी। वह देश के अलग अलग हिस्सों में खनन का कारोबार करते थे। इस तरह कोनों में उन्होंने अच्छी खासी मिल्कियत खड़ी कर ली थी। जब फातिमा के पढ़ने की उम्र हुई तो स्थानीय अंसारुल इस्लामिक स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। जब से उन्होंने होश संभाला तब से माँ को पिता के आगे सहमा देखा, क्योंकि पिता की और भी शादियाँ थीं। लिहाजा फातिमा की माँ घर की मालकिन होने के एहसास से हमेशा महरूम रहीं। अंसारुल इस्लामिक स्कूल के बाद फातिमा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सेकेंडरी में पहुंची। पढ़ाई में दिल नहीं लगा, मगर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो पाती उसके पहले ही एक दिन फातिमा को बताया गया कि तुम्हारा निकाह तय कर दिया गया है। तब वह महज 13 साल की थीं। माता पिता उनके लिए जिसका इंतखाब किया था वह एक अधेड़ रूप का व्यक्ति था। फातिमा को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि यह तो समाज की आम रवायत थी। लड़कियों की शादी प्रायः कच्ची उम्र में कर दी जाती और उन्हें सिर्फ बताया जाता कि उनकी राय नहीं पूछी जाती। फातिमा को सदमा लग गया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वह इस बेमेल रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं है, लेकिन माँ अपने पति से बहुत खौफ खाती थीं। उन्होंने बेटी के लिए उनसे लड़ना मुनासिब समझा। आहत फातिमा को अपनी माँ बल्कि खुद से नफरत होने लगी। सैक से उन्हीं दिनों सिएरा लियोन में गहरा युद्ध छिड़ गया। किशोरी फातिमा के नापसंदीदा अधेड़ मर्द के साथ घुट कर जीने से बेहतर वहाँ से भाग निकलना बेहतर समझा। ये 90 के दशक का मध्यवर्ती कालखंड था। फातिमा भागकर लंदन पहुँच गई थी। बतौर शरारती उन्होंने वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखी और लंदन के संस्थान से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वहाँ के खुले माहौल और रोज़गार परक शिक्षा के फातिमा की ज़िंदगी बदल दी। फातिमा ने वही अपनी आवाज़ पाई और एक
औरत के आत्मनिर्भर होने का एहसास को जिया। उसी शहर की ने हक के लिए लड़ने का शऊर उन्हें दिया। उसके बाद फ़ातिमा फिर से पीछे नहीं देखा। कई नाइजीरियाई और दूसरी अफ्रीकी फिल्मों की गहरी भावात्मक अदाकारी करते हुए फ़ातिमा ने अपनी अलग पहचान बनाई। सन 2011 में मिरर बॉय फिल्म में दमदार एक्टिंग के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का इजाफा अवार्ड मिला। फ़ातिमा ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफ्रीकी सिनेमा की रचनात्मक खूब पैरवी की। इस बीच फुटबॉलर ईवो सिल्ला से उनका निकाह हुआ, उनके 2 बच्चे हुए, मगर ये शादी बहुत लंबी नहीं चल सकी और कुछ ही वर्षों में दोनों आपसी रजामंदी से अलहदा हो गए। मनोरंजन उद्योग में कामयाबी और खुद मुख्तारी का काम हासिल करने के बाद फ़ातिमा सिएरा लियोन को उन बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती थीं जिनके साथ बाल विवाह के नाम पर जुल्म होता था। वह हर मुमकिन मंच से अफ्रीकी औरतों की स्थिति को लेकर आवाज़ उठाने लगीं। इत्तेफाक इसी मोड़ पर एक हम ख्याल राजनेता जूलियस मांडा बायो से फ़ातिमा की मुलाकात हुई। हालांकि दोनों दो मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। फ़ातिमा मुस्लिम है, वही जूलियस मांडा बायो ईसाई, मगर कुछ ही मुलाकातों के बाद उन्होंने एक दूसरे के संग ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लिया। दोनों सन 2013 में एक सादे समारोह में दोनों शादी में शामिल हुए। वह साल फ़ातिमा के लिए बहुत मुबारक साबित हुआ क्योंकि समूचे अफ्रीकी मीडिया ने उन्हें वुमन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा, तो वहीं वाशिंगटन डीसी में वह ऑस्कर द्वारा सम्मानित की गईं। साल 2018 में जूलियस मांडा बायो सिएरा लियोन के राष्ट्रपति चुन लिए गए। इसके साथ ही फ़ातिमा देश की प्रथम महिला बन गईं। वह उस हैसियत में थीं जब मुल्क की बेटियों ने कुछ सार्थक कर सकती थीं। उन्होंने दिसंबर 2018 में हैंड्स ऑफ आवर गर्ल्स अभियान शुरू किया। इस अभियान ने कई अफ्रीकी देशों के लिए महिलाओं और सुखद असर डाला। इस बदौलत उनमें यौन हिंसा, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह में कमी आई है। अनगिनत गरीब बच्चियों की मुफ्त सैनिटरी पैड्स तक पहुंच बनी है। अफ्रीकी औरतों में एड्स व कैंसर के लेकर के जागरूकता बढ़ी है। उनके लिए इंसाफ के दरवाजे खुलने शुरू हो गए। फ़ातिमा की सक्रिय पहल सिएरा लियोन के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव जबरदस्त आया था। इसके लिए 34 सैन्य अस्पतालों का कार्यकल्प हो गया था। आज इनकी क्षमता 600 बिस्तरों का हो गई है। जाहिर है कि फ़ातिमा सक्रियता की विपक्षी दल परेशान है। उन्होंने इस पहल के अगले राष्ट्रपति की उम्मीदवारी दिख रखी है। बकौल फ़ातिमा, मेरा मकसद सियासी फ़ायदा उठाना नहीं, बल्कि अपने मुल्क की औरतों को यह बताना है कि सिर्फ रसोई घर के लिए नहीं पैदा हुई। उन्होंने पढ़ना लिखना चाहिए, खेती किसानी के जरिए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उनके पास उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त धूप और पानी है, जिससे वे खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सकती हैं, और फिर वे किसी के रहमो करम पर क्यों हैं। अगला लेख है ज्ञानेश उपाध्याय जी का। भजनों की ख्याति से
संपन्न हुए भिखारी। पुरी में जगन्नाथ मंदिर से बस 1 जिला दूर गांव सोवाला है, जहां एक अबोध बालक स्थानीय नाटक या यात्रा मंडली में काम करता था। अक्सर बालिका का अभिनय करता था। कभी कोई वाद्य बजाता तो कभी कुछ सिखाने का मौका भी मिल जाता। एक दिन वह बहुत से ओडिया गीत गा रहा था। भाव कुछ इस प्रकार थे: हे मन, भ्रमर तुम्हारा इस पुष्प में ज़्यादा नहीं ठिकाना। वहाँ पास ही मौजूद स्थानीय शिक्षक बेनुधर परिड़ा बालक की आवाज़ सुन भाव विभोर हुए जा रहे थे। वह सुनते ही समझ गए थे कि आवाज़ गांव यात्रा को खो जाने के लिए नहीं है। उन्होंने आगे बढ़कर उस बालक गायक से संपर्क साधा और कहा, तुम पर भगवान जगन्नाथ की कृपा दिख रही है। तुम में प्रतिमा है। तुम संगीत की अच्छी सेवा कर सकते हो। बालक ने अपनी व्यथा कथा सुनाई कि मैं अनाथ हूँ। कुछ समय पहले माँ का स्वर्गवास हुआ और पिता 2 साल बाद छोड़कर चले गए। सौतेले बड़े भाई भाभी का आसरा है। मैं ठहरा अभागा। 3री कक्षा तक पढ़ाई हुई और यात्रा में यथा कदा काम मिल जाता तो किसी तरह काम चल रहा था। बेनुधर जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब में मिला, मेरा नाम भिखारी बल है। मुझसे पहले मेरे अनेक भाई बहन पर कोई ना बचा, अतः मेरा जन्म हुआ तब माता पिता के नाम से रख दिया भिखारी। बताते हैं कि मुझे एक सच्चे भिखारी को बेचकर फिर खरीदा गया ताकि मेरा जीवन बच जाए। अब मुझे अभागे माता पिता का जीवन ही नहीं रहा। बेनुधर ने ढांढस बंधाया, तुम हृदय से मत हारो। मैं बहुत अच्छा गायक नहीं हूँ, पर मैं जितना संगीत जानता हूँ उतना तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा। तुम यात्रा में अभिनय के लिए नहीं बने हो। बेनुधर ने सिखाना शुरू किया और कुछ वर्षों तक एक स्थानीय संगीत विद्यालय में भिखारी का संगीत शिक्षक बना दिया। वह जब भी मिलते थे खूब प्रेरित करते थे कि संगीत में बहुत आगे बढ़ो और सीखो। अच्छे गुरुओं के पास जाओ। बड़े गुरुओं की खोज में पहले क्षितिज या मित्रा मिले और उसके बाद दिग्गज संगीतकार बालकृष्ण दास की संगत से भिखारी के संगीत में बेहिसाब बल हासिल किया। इसका लाभ यह हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी लग गई और ए ग्रेड आर्टिस्ट हो गए। गरीब और गुलामी के दिन पीछे छूट गए और संगीत साधना भी बढ़ चली। जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया जब भिखारी ने जगन्नाथ को एक भजन का स्वर किया। कोट भीग गया। वही ऐसा है चश्मे की वजह से। जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया जब भिखारी ने जगन्नाथ जी से एक भजन का स्वर दिया। कोट भोग दिखिया चका हकिया। भजन में अभागा, अनाथ और निर्धन होने का दर्द उमड़ा। मीठी आवाज़ में भगवान की प्रार्थना किसी आर्तनाद की तरह उलाहना देने लगी कि खूब भोग लगाने वाले लोग, आँखों वाले मेरे भगवान, नींद से जागो, उठो, 56 भोग खाकर सोने वाले देखो, पंडा सेवक सब द्वार पर खड़े हैं, हाथों में चंदन और तुलसी हार लिए हैं।
जगत के नाथ होते हुए भी अनाथों की गुहार सुन रहे हैं। उठो हे गोल आँखों वाले भगवान। इस भजन ने भगवान का ऐसा मानवीकरण किया कि लोगों रो पड़े। जो भी इस गीत को सुनता उसे लगता कि यह तो उसकी अपनी पुकार है। भिखारी बल के भक्ति को व्यक्तिगत साधन से सामूहिक साधन में बदल दिया। एक अलग ही भक्ति वचन भूमि पर उड़ीसा का सांस लेने लगा। भिखारी अपने ख्याति से सदा के लिए अमीर हो गए। जगन्नाथ भजन और गीत गोविंद के गायन ने उन्होंने घर घर में प्रसिद्ध कर दिया। पुरी की राज परंपरा के गजपति लोगों को मंदिर में सेवा का अवसर कभी नहीं मिलता, पर भिखारी को भगवान जगन्नाथ के चंबर जगन्नाथ सेवा में वह रोने लगते थे। उनका यह कीर्तन उनकी बोली में मिठास बनकर घुल जाता था। सुनने वाले कह उठते हैं कि भिखारी से मीठा भजन कोई नहीं गा सकता। उड़ीसा के स्कूलों में उन्हीं गायन शैली में भगवान जगन्नाथ के मुस्लिम भगत शाल बेग की लिखी प्रार्थना हर सुबह गाई जाती है। ख्याति के शिखर पर भी भिखारी सन 1929 से 2010 तक अपने प्रथम गुरु को नहीं भूले। उन्होंने अपने गांव में गुरु बेनुधर परिडा के नाम से आश्रम बनाया। 25 मई को जन्मे भिखारी की संसार सेवा जब संपन्न हुई तब पूरा उड़ीसा रो पड़ा। दुर्लभ अवसर था। जगन्नाथ मंदिर से ही उनके संस्कार के लिए वस्त्र और वैष्णव अग्नि आई। उनसे उड़ीसा का भजन संसार समृद्ध है और उनकी प्रार्थना आज भी गूंज रही है, भगवान के चरण में शरण मांग रही है। आज का पूरा लेख समाप्त हो गया है।